गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। बेटा, जब भी हमें कोई डेटा दिया होता है क्वेश्चन में या कहीं और, तो वो जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। डेटा अवेलेबल टू अस इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ध्यान से देखना, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसमें देखो डेटा लिखा हुआ है 40, 38, है ना। ये जो डेटा लिखा है रैंडम लिखा हुआ है, ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ना ही इसमें कोई टेबल बना हुआ है। तो बेटा, जब ये डेटा रैंडमली लिख दिया जाता है ऐसे ही, तो इसको रॉ डेटा बोलते हैं। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, इसलिए क्या है, रैंडम डेटा है या रॉ डेटा है। तो जब भी हमें कोई रॉ डेटा मिलता है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, इस वजह से अब हमें जो हमारा काम है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब हमें डेटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, किसी न किसी फॉर्म में उसको लेके आना है। तो जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो पहला हमारा फॉर्म है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो एक टेबल हम लोग बनाएंगे जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। उसी टेबल को क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब सपोज एक क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा यूजिंग इंटरवल्स 30 से 35, 35 से 40 एंड सो ऑन। सो बेसिकली यहाँ पे हमें जो डेटा दिया हुआ है इसको हमें इंटरवल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, टेबल बना देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल। यहाँ मैं लिखूँगा टैली मार्क्स, और यहाँ लिखूँगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब जैसा इसने बताया था कि जो इंटरवल होना चाहिए वो 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, इस तरीके से होना चाहिए। तो एक बार इस डेटा को ध्यान से देख लेते हैं। ये जो सारे डेटा दिए हुए हैं बेटा, ये सब के सब 30 से तो बड़े हैं, 30 से छोटा कोई नहीं है ना। स्टार्टिंग इसके 31 से हुई है। तो अब अगर मैं 0 से 10 लिखता हूँ या 10 से 20 लिखता हूँ तो उस क्लास इंटरवल का कोई मतलब नहीं होगा। लाइक अगर मैंने 0 से 10 लिख भी दिया है यहाँ पे 0 से 10, तो इस पूरे डेटा में 0 से 10 के बीच में कोई भी नहीं है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं 10 से 20 लिखता हूँ तो 10 से 20 के बीच में भी इसमें कोई नहीं है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली इन दोनों को मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा डेटा जब स्टार्ट ही हो रहा है 30 से, तो 30 से 35 लिखते हैं। तो एक इंटरवल बना लेता हूँ 30 से 35 तक, है ना। तो जो हमारा डेटा होगा 30 से 35 वाला कितना है उसको काउंट कर लेते हैं। 30 से बड़ा होना चाहिए और 35 से छोटा। देखो 35 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। 30 से 35 में कौन कौन आ रहा है, 30 आ रहा है, 31 आ रहा है, 32 आ रहा है, 33 आ रहा है, 34 आ रहा है, लेकिन 35 नहीं आएगा। 35 जब नेक्स्ट अपना बनेगा टेबल 35 से 40, उसमें 35 को काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसमें 40 को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस 30 से 35 के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, इसमें हमें मिल रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग मत लिखना। इसमें 30, 31, 32, 33 एंड 34, ये सारे डेटा वाले मुझे इस इंटरवल में चाहिए। ठीक, तो काउंट कर लेते हैं। 1, क्योंकि 33 आ रहा है उस टेबल में, 2, 3, 3 ही लोग हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3। और टैली मार्क्स में क्या लिख दूंगा, ऐसे 3 लाइनें। अब 35 से 40 के बीच में कौन कौन आएगा, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। 35 आएगा, 36 आएगा,
37, 38 एंड 39। इसमें 40 नहीं आएगा इस टेबल में। तो अगर इतने लोग आ रहे हैं तो वो इस रेंज में लिखे जाएंगे। तो 35 से देखते हैं। एक ये आ गया 1, 35 के बीच में केवल एक ही है, वो है 1, तो एक कर दिया। 40 तक आ चुका हूँ। अब मैं बार बार इसको नहीं लिखूँगा, आपको भी नहीं लिखना है। 40 से 45, तो इसमें कौन कौन आएगा? 40 आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 नहीं आएगा इसमें। चलो देखते हैं। तो पहला तो यहीं पे मिल गया 1, है ना। टू, 3, 4 ही है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 ऐसे कर देना है। ठीक बेटा, इस 35 से 40 वाले में मुझे 2 लोग मिले थे, 38 और 39। तो यहाँ मुझे 2 लिखना पड़ेगा, 2, और यहाँ पे हो जाएगा डबल। ठीक, एक बार आप लोग फिर से क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है मैं कहीं गलत कर दूँ। 45 तक हो चुका है। अब मैं 45 से 50 तक देखता हूँ। 45 से 50 के बीच में कौन कौन आएगा? 45 आएगा, 46, 47, 48, 49। देखते हैं। तो एक यहीं भी मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग हैं इसमें। तो यहाँ पे 5, और 5 को मैं टेली मार्क्स में कैसे लिखता हूँ? 1, 2, 3, 4, और उस पर ये कट लगा देते हैं। ठीक, 50 से 40 हो गया। तो 50 से 55 और देख लेते हैं। 50 से 55 के बीच में कितने लोग हैं? मतलब मुझे क्या क्या देखना है? 50 देखना है, 51, 52, 53, 54 देख लेते हैं। तो ये 1 हो गया, तो एक ही है। ठीक, अब 55 से 60 तक का देख लेते हैं। 55 से 56 से स्टार्ट करते हैं। 55 से 1, एक ही है। 60 आ गया। 60 से 65 देख लेते हैं। सिक्सटी से 65 देखो कौन कौन है। एक, सिक्सटी फाइव नहीं है, 65 अलग से आएगा। तो ये फर्स्ट लाइन, ये अब 65 से 70 के बीच में एक और आ जाएगा, ये फर्स्ट, ये एक और। तो इस तरीके से जो टेबल हमने बनाई बेटा, वो ये वाली टेबल हमसे बन चुकी है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द डेटा गिवन बिलो। आपको एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम बेटा बिल्कुल बार चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन बार चार्ट में आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, और ये इंटरवल ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे 0 से 10, तो 10 से 20, 20 से 30, तो ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लगातार चलता चला जा रहा है। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल मिला हो और उसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी मिली हुई हो, तब जब आप कोई भी बार चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हिस्टोग्राम बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो हमको क्या मिला था बेटा, यहाँ पे देखो हमको ये इंटरवल मिला हुआ था और उसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी मिली हुई थी। तो इसके लिए हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम बिल्कुल बार चार्ट की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, गैप नहीं होता है।
तो हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, और इस जगह पे हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलो ये तो 0 ऑलरेडी है, इसको 10 मान लेते हैं, इसको 20, इसको 30, इसको 40, 50, 60। तो ये 60 तक ही जा रहा था तो 60 तक लेके गया। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी जो है 2, 10, 21, 19, 7, 1, तो ये बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको 5 में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। अब हमें इसका क्या बना देना है, हिस्टोग्राम बना देना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 0 से 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2। तो ये 5 है, तो यहाँ पे कहीं पे 2 होगा। अब ये चूँकि मैं रफ़ फिगर बना रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। आप लोग जब पेन, पेंसिल, ये स्केल ये सब लेकर के बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 0 से 5 के बीच में 2 कहाँ पे है। तो ये जो 0 से 10 के बीच मैंने बनाया ये 2 पे जा रहा है। ठीक, 10 से 20 के बीच में 10 आ रहा है, तो 10 से 20 के बीच में 10, तो हमें ब्रेक नहीं करना है। तो 10 से 20 के बीच में ये वाला बन गया हमारा। ठीक, ये बन गया, ये 10 पे जा रहा है। अब 20 से 30 के बीच में 21, 20 से 30 के बीच में 21, तो ये 20 है, इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो ये 20 है, इससे जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में 19, तो ये 20 है, इससे थोड़ा सा नीचे क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 30 से 40 के बीच में क्या आ गया, 19 आ गया। 40 से 50 के बीच में 7, 40 से 50 के बीच में 7, तो ये 10 है, ये 15 है, ये 5 है, तो 7 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7। 50 से 60 के बीच में 1, तो 1 जो है बिल्कुल छोटा सा होगा इधर, ये हो गया 1। तो बेटा ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल बार चार्ट के जैसा ही है, लेकिन ध्यान देना इनके इंटरवल्स के बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, लगातार एक के बाद एक बनता चला जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हिस्टोग्राम बोला जाता है। हालांकि ये होता तो बार चार्ट ही है, लेकिन बस एक स्पेसिफिक नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि इनके इंटरवल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, देयर इज़ नो गैप, इसीलिए क्या हो गया, ये हिस्टोग्राम हो गया। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और हिस्टोग्राम बनाना आ गया होगा।